आइए दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में अपना आईआरआर और एमआईआरआर ये दो मेथड बाकी है, उसे कंप्लीट कर देते हैं ताकि हमारा एक तरीके से चैप्टर का मेन पार्ट का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें स्पेशल केसेस के क्वेश्चंस देखने होते हैं और कुछ नहीं, राइट। आईआरआर एक सिंपल सा मेथड है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है जो कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें नहीं आती, फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके चलेंगे, राइट। आइए आईआरआर को हम एक्सप्लेन करते हैं और क्या चीज़ इसमें होती है वो चीज़ भी हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड का नाम लिख देंगे आईआरआर मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं शॉर्ट में आईआरआर मेथड, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसे शॉर्ट में आईआरआर कह सकते हैं, ठीक है। आईआरआर मेथड लीजिए। इसे सोल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप्स को लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद उस स्टेप को समझेंगे, राइट। स्टेप अभी लिखवा रहा हूँ, समझना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसे समझेंगे। स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप में इसमें काम करना होता है। स्टेप नंबर 1 कहता है सबसे पहले आपको टू रेट्स, ठीक है, टू रेट एज्यूम करने पड़ेंगे, टू रेट एज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है। टू रेट एज्यूम करने में ध्यान रहे सर, एक इन दोनों से आपको एनपीवी निकालना है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 2 ही लिखवा देते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? स्टेप नंबर 2, एनपीवी फ्रॉम दिस टू रेट। आपने जो दो रेट एज्यूम करे हैं, उस दो रेट से क्या करना है? एनपीवी निकालना है। एनपीवी हम सीख चुके हैं क्या करना होता है सर, जो रेट एज्यूम करे हैं उससे पीवी फैक्टर निकालेंगे। केस फ्लो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मल्टीप्लाई करके हम सिंपली क्या निकाल लेंगे? एनपीवी। दोनों रेट से एनपीवी निकालना है, लेकिन ध्यान रहे सर, इसमें एक चीज़ यहाँ पे कहता है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो दो रेट एज्यूम करोगे जिससे एनपीवी निकालोगे, वन एनपीवी, वन शुड बी, आपके पास में वन शुड बी नेगेटिव, एक नेगेटिव होना चाहिए, एंड वन शुड बी पॉजिटिव। एक एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए, एक एनपीवी नेगेटिव होना चाहिए। तो वन शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, वन शुड बी पॉजिटिव। एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। इसको भी हम कुछ अपने क्वेश्चन के साथ समझेंगे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टेप नंबर 3, जो लास्ट स्टेप, जैसे ही आप एनपीवी निकाल लेते, ठीक है, आपको सिंपली आईआरआर का फॉर्मूला पुट कर देना है। आईआरआर का फॉर्मूला पुट कर देना है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके पास में आ जाएगा, फॉर्मूला, ठीक है। ये स्टेप होते हैं। इसके बाद आईआरआर से हम समझना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा वो लिख लीजिए सबसे पहले। ये आपके पास में फॉर्मूला है, क्या है सर? एल आर। एल आर का मतलब होता है लोअर रेट, ठीक है। एल आर का मतलब होता है लोअर रेट। आपने जो दो रेट एज्यूम करे, मान लीजिए 10% और 20% एज्यूम करा, तो 10% क्या है? लोअर रेट है, 20% हायर रेट है, ठीक है। तो 10% को हम कहेंगे लोअर रेट, लोअर रेट, और एच आर का मतलब होता है हायर रेट, ठीक है। एच आर का मतलब क्या होता है? हायर रेट। एच आर का मतलब होता है हायर रेट, ठीक है, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला इस तरीके से कि एल आर जो लोअर रेट है, आपने मान लीजिए 10 और 20% एज्यूम किया है, तो 10% क्या है? लोअर रेट। तो आपको यहाँ पे 10% लेना है। इसमें ऐड करना है एनपीवी ऑफ लोअर रेट। आपने जो लोअर रेट का एनपीवी लिया है वो यहाँ पे लेना है, ठीक है। डिवाइड बाय करना है एनपीवी ऑफ लोअर रेट, इसमें से हम माइनस कर देंगे एनपीवी ऑफ हायर रेट, इनटू करेंगे एच आर माइनस एल आर,
ठीक है, रेट का ये हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, यहाँ पे आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। ठीक है, आइए ये स्टेप को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ओके, चलिए तो इस स्टेप को नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आईआरआर मेथड का यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ मतलब समझना पड़ेगा आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले एक बात को समझिए कि आईआरआर का मतलब क्या होता है। देखिए आईआरआर का मतलब होता है, आईआरआर मीन्स, आईआरआर मीन्स, ये आईआरआर जो है, ये हम जो ये स्टेप निकाला ना, इस लास्ट स्टेप होता है, ये फॉर्मूला से एक रेट निकलता है। ये फॉर्मूला जैसे ही अप्लाइड करते हैं, इससे एक रेट निकलता है। मान लीजिए 13.30% निकल के आया, 13.30% इससे आंसर निकल के आया, तो वो आंसर जो है वो आईआरआर है। मान लीजिए आपने 10% और 20% एज्यूम करके ये सारे के सारे तीनों स्टेप को कंप्लीट किया, उससे आंसर आएगा परसेंटेज में। ठीक है, मान लीजिए 13.30% निकल के आया, 13.30% निकल के आया आंसर। तो ये जो परसेंटेज में कोई भी आंसर आ सकता है, तो जो भी आंसर आया उसे हम क्या कहते हैं, आईआरआर। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट का मतलब क्या है, ये जो 13.30% निकल के आया इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब होता है, आईआरआर मीन्स, इसका मतलब होता है कि आईआरआर एक रेट है। इट मीन्स द रेट, ये रेट है। इट मीन्स अ रेट एट विच, जहाँ पे, एट विच, जहाँ पे एनपीवी, एट विच एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट shall be, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट shall be 0, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट shall be 0। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। सर इसका मतलब हुआ कि एनपीवी ज़ीरो कब होता है, एनपीवी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए सर। एनपीवी का मतलब होता है कि आपके पास में, एनपीवी का मतलब वापस से एक बार रिमेंबर करिए। एनपीवी का मतलब क्या होता है, एनपीवी का मतलब होता है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, पार्ले जी बिस्किट याद आना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, जिसमें से हम माइनस कर दें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो, तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर, वो निकल के आएगा एनपीवी। उसे हम कहेंगे एनपीवी। हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो। हमने दोनों तरीके के क्वेश्चन देख लिए, जहाँ पे एनपीवी कभी कभार पॉजिटिव भी आ सकता है और कभी कभार नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है सर, आईआरआर का मतलब होता है एनपीवी जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। एनपीवी जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। वो ज़ीरो कब होगा ये बताइए मुझे। एनपीवी ज़ीरो कब होगा, एनपीवी ज़ीरो तब होगा जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, वो क्या हो गए सर, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तभी एनपीवी ज़ीरो आ सकता है। जब आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आया 1000 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है वो भी 1000 है, तो 1000 में से 1000 माइनस करेंगे, एनपीवी क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब आईआरआर वो रेट निकाल के देगा, आईआरआर वो रेट निकाल के देगा जिस रेट से अगर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए तो एनपीवी ऑलवेज ज़ीरो आएगा।
उस रेट से प्रेजेंट वैल्यू को अगर कन्वर्ट करते हैं तो एनपीवी ज़ीरो आएगा। आईआरआर का मतलब वो होता है। आईआरआर का मतलब क्या होता है सर? एनपीवी ज़ीरो आ जाएगा। एनपीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इन शॉर्ट आईआरआर वो रेट देगा आपको, ये 3 स्टेप से आपको वो रेट देगा जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू के आउटफ्लो के इक्वल, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इक्वल हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के, ठीक है। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। फिर उसके बाद मेन इलस्ट्रेशन है जिस पे हम वापस से ये स्टेप जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 कहता है कि आपके पास में ए लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिनके पास में प्रोजेक्ट है। कहता है आउटले, कहता है आउटले ऑफ 10 लाख रुपीज़, कहता है रिजल्ट इन एनुअल कैश इनफ्लो। तो आउटले कितना है? आउटले का मतलब खर्चा, ठीक है। प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? कहता है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहता है एनुअल, एनुअल वर्ड है मतलब कि साल भर का, ठीक है। साल भर का आपके पास में कैश इनफ्लो कितना है? तो कहता है एनुअल आपके पास में इनफ्लो जो है वो 2,50,000 है फॉर 6 ईयर। 6 साल तक 2,50,000 2,50,000 2,50,000 मिलता रहेगा, ठीक है। एज्यूम सैल्वेज वैल्यू जो है वो इसकी नील है, ज़ीरो, ठीक है। और आपको कहता है कि आप आईआरआर मेथड से इसका प्रोजेक्ट निकालिए, ठीक है। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि एक ऐसा रेट निकालिए जहाँ पे हमारा एनपीवी ज़ीरो हो, इसी का मतलब होता है आईआरआर। तो कहता है आईआरआर निकालिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, राइट। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना होगा। आईआरआर निकालने के लिए हमारे पास में आउटफ्लो और इनफ्लो होना चाहिए। दो रेट को हमें एज्यूम करना है, दो रेट से हम उसकी एनपीवी निकालेंगे। लेकिन ध्यान रहे सर, एक एनपीवी ज़ीरो होनी चाहिए, एक एनपीवी माइनस होनी चाहिए और एक एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वही रेट यहाँ पे एज्यूम करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक रेट है 12% और एक रेट है 13%, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बारे में सब कुछ मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन में है वही हम लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 हेडिंग देंगे, 12 है ना? अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 को हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे स्टेप क्या होता है सर? सबसे पहला स्टेप आपको दो रेट एज्यूम करने हैं। इस बार तो मैं यहाँ पे जो आईसी मॉड्यूल में वही लेके बता रहा हूँ, ठीक है। 12% और यहाँ पे स्टेप 1 आपके पास में दो रेट एज्यूम करिए। आईआरआर का क्वेश्चन है, आंसर इज यस। तो सबसे पहला स्टेप होता है दो रेट एज्यूम करिए। क्वेश्चन के हिसाब से मैं ले लेता हूँ। बेसिकली हमें यहाँ पे एज्यूम करना होता है, ठीक है। जो कभी भी आपको एग्ज़ाम में इस तरीके का नहीं पूछा जाता। एग्ज़ाम में आपको 4-5 रेट ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ दिया होता है। एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपके इसी मॉड्यूल में है, ऐसा मैं डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अभी मान के चलिए कि हमने 12 एंड 30% ही एज्यूम करा है, ठीक है। इसके बाद मैं सारी डिस्कशन करूँगा कैसे एज्यूम करना है, किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए 12 और 13% एज्यूम किया है। इसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि एनपीवी निकालिए इन दोनों रेट से, ठीक है, दोनों रेट से। लेकिन ध्यान रहे सर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आना चाहिए एनपीवी, ठीक है। तभी हमारा अप्लाई होगा, वरना आईआरआर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए एनपीवी निकालना है। एनपीवी के लिए क्या करते हैं सर? एनपीवी निकालना आपको आता है, ठीक है। बेसिकली हमने पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए तो एनपीवी के लिए हम यहाँ पे ईयर लिखेंगे, ईयर ज़ीरो। और मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे 6 साल है, 1 2 3 4 6, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या फिर याद करिए मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1 2 6। ऐसा कब मैं लिख सकता हूँ सर? हर एक ईयर का इनफ्लो अगर इक्वल है, ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लूँगा? यहाँ पे क्यूमुलेटिव आपके पास में पी फैक्टर, सम ऑफ पी फैक्टर ले लूँगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया है, आपको समझ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश फ्लो लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें यहाँ पे कोई लिखना नहीं होता। और पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर जो हमने रेट एज्यूम किया है उस तरीके से, तो पीवी फैक्टर,
ठीक है, ये आपके पास में, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो इनटू पीवी फैक्टर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनपीवी, एनपीवी मिल जाएगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए इसका आंसर, सिंपल सी चीज़ है, जल्दी से इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर ईयर ज़ीरो पे खर्चा कितना है, ईयर ज़ीरो का मतलब बिगिनिंग में हमारे पास में खर्चा कितना है, 10 लाख, तो 10 लाख रुपीज़ आपके पास में खर्चा है, तो 10 लाख। इसके बाद 1 to 6 2,50,000 की यहाँ पे इनकम होने वाले है हर साल। ठीक है, तो 2,50,000 लिख दिया। ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे इक्वली आपके पास में इनकम होती है, 50,000 वहाँ पे एग्जाम्पल में था, राइट, यहाँ पे 2,50,000 है, बस इतना फ़र्क है। इसके बाद यहाँ पे पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर हमने एक एक करके लेंगे। सबसे पहले 12% के हिसाब से पी एनपीवी निकालते हैं। तो आइए, 12% के हिसाब से ईयर ज़ीरो में ऑलवेज 1 होता है, कोई भी परसेंटेज हो, ईयर ज़ीरो में पीवी फैक्टर ऑलवेज 1 रहता है, और ये आउटफ्लो है तो माइनस में दिखाएंगे। तो यहाँ पे 10 लाख का 10 लाख ही रहेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद 2,50,000 है, लेकिन क्यूमुलेटिव लेना पड़ेगा, 6 साल का क्यूमुलेटिव। तो यहाँ पे देखिए, मैं 1/1 + r, यही फॉर्मूला होता है पी फैक्टर का, करवा चुका हूँ, अब यहाँ पे बार बार बताना ना पड़े। तो 1/1 + 12%, मतलब कि 1.12, तो 1/1.12 इज इक्वल टू, तो ये फर्स्ट ईयर का आया। ठीक है, कहीं पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, या फिर जीटी बटन का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको वो सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर का, फिर इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे, सेकेंड थर्ड इस तरीके से आता जाएगा। तो इक्वल टू एक बार प्रेस किया, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपके 6 साल आ गए। जीटी का बटन प्रेस कर दूंगा, आपके सामने इसका क्यूमुलेटिव आ जाएगा, सम ऑफ। ठीक है, तो सम ऑफ दिस 6 years पीवी फैक्टर इज 4.1114। चलिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2,50,000 इंटू 4.114, तो ये आ जाएगा 10,28,500। ठीक है, और इसका अगर मैं यहाँ पे हम एनपीवी निकालें, तो आपके पास में एनपीवी कितना आ जाएगा, 28,500 पॉजिटिव। ठीक है, 28,500 पॉजिटिव। आईआरआर मेथड में एक सबसे बड़ा एजम्पशन रहता है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वगैरह जो है वो फिक्स नहीं होता। क्वेश्चन अगर कहता है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लीजिए, 3 डिजिट लीजिए, फिर तो वही लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने, तो हम 4 लेते हैं, राइट। हमारा रूल है कि हम 4 लेते। आईसी मॉड्यूल कुछ भी ले सकता है, 3 ले सकता है, 2 ले सकता है। बेसिकली आईसी मॉड्यूल का कुछ फिक्स ही नहीं है, वो कभी 2 लेता है, कभी 4 लेता है, कभी 3 लेता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एजम्पशन होता है कि पॉइंट की वजह से अगर आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, अगर पॉइंट की वजह से सिर्फ, ठीक है, चाहे वो कितना भी डिफरेंस है, पॉइंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। लेकिन कहीं पे आपने गलती करी है तो मार्क्स कटेंगे। पॉइंट की वजह से डिफरेंस है, आंसर इज़ करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्योंकि आईआरआर में सबसे बड़ी यही एजम्पशन रहती है। इसलिए कभी भी आपको जो है यहाँ पे इस तरीके का नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो भी आपके मॉड्यूल में है, मैं दिखाऊंगा, राइट। तो वो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसा भी करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 12% से देखिए एनपीवी पॉजिटिव आया, दूसरी बार और कैलकुलेशन करने पड़ेगा दूसरे परसेंटेज से। ठीक है, तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, सेम कैलकुलेशन यहाँ पे आएगी। मान लीजिए दूसरा परसेंटेज हमने एज्यूम किया है 13%, राइट। तो 13% के हिसाब से हम वापस से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले इतनी चीज़ें तो सेम ही रहेगी, 13% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। बताइए पीवी फैक्टर कितना होगा, तो 0 ईयर पे तो ऑलवेज 1 ही रहता है, तो यहाँ पे तो 10 लाख ही रहना है, माइनस माइनस 10 लाख। ठीक है, आउटफ्लो। इसके बाद यहाँ पे पीवी फैक्टर का 1/1.13 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का मिला, इक्वल टू सेकेंड, इक्वल टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। जीटी प्रेस करूँगा, आंसर आ जाएगा 3.9975। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2,50,000 इंटू 3.9975 इज इक्वल टू
यहाँ पे आंसर आ रहा है 99 आपके पास में 9,99,375। और जैसे ही इसको माइनस करूँगा मेरे सामने आंसर आएगा -1 लाख, सॉरी 10 लाख। तो यहाँ पे आएगा 625, लेकिन माइनस में आ रहा है 625 माइनस में। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। अब सिंपली सेकंड स्टेप खत्म, एनपीवी निकाल लिया। एनपीवी की कंडीशन क्या थी, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव। मान लीजिए 13% से भी पॉजिटिव आता तो हमें आगे बढ़ना पड़ता। एक यहाँ पे चीज़ ऑलवेज लिख लीजिए, इसे मैं बाद में पढ़ाऊँगा, चलिए बाद में ही लिखवाऊँगा वो नोट्स, कि कैसे आपको जो है रेट एज्यूम करना होता है, जिससे अगर पॉजिटिव आया तो नेगेटिव आने के लिए आगे कैसे कैसे बढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, स्टेप 1 दो रेट एज्यूम करा। स्टेप 2 एनपीवी निकाल लिया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। स्टेप नंबर 3 लास्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है फॉर्मूला पुट करिए, आईआरआर का फॉर्मूला। तो आईआरआर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताइए क्या है सर, आईआरआर इज इक्वल टू एलआर लोअर रेट। ठीक है, प्लस करना है इसमें, इसमें आपको प्लस करना है, इसमें आपको प्लस करना है क्या चीज़, एनपीवी ऑफ लोअर रेट, एनपीवी ऑफ एलआर डिवाइड बाई एनपीवी ऑफ एलआर करना है, इसमें से माइनस कर देना है एनपीवी ऑफ एचआर। ठीक है, और इसमें ऐड कर देना है एचआर, इसमें मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एच आर माइनस एच एल आर, एच आर माइनस एल आर, यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना सा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोअर रेट क्या है सर, लोअर रेट हमने दो रेट एज्यूम करे 12 और 13। लोअर कौन सा है सर, 12, तो 12। ठीक है, 12% है, 0.12 भी लिख सकते हैं, और वैसे ही लिख दीजिए 0.12, वही बढ़िया रहेगा, 0.12। ठीक है, चलिए एनपीवी ऑफ लोअर रेट, लोअर रेट मतलब कि 12 का एनपीवी कितना है 28,500, 28,500। ठीक है, डिवाइड बाय, कहता है लोअर रेट का एनपीवी, वो तो 28,500 ही है, इसमें से माइनस करिए हायर रेट का एनपीवी। हायर रेट का एनपीवी कितना है 13% का 625 माइनस 625, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इनटू करना है हायर रेट, हायर रेट कितना है 13 माइनस 12। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.12 आ जाएगा, 0.12, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 28,500, नीचे आपको ऐड कर देना है 28,500 प्लस 625 इज इक्वल टू 29,125, और इंटू करना है आपको यहाँ पे 1% आएगा। ठीक है, 13 माइनस 12 मतलब कि 1%। ओके, तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, वरना फिर रेट से आप कंफ्यूज हो गए। देखिए, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, जब भी लोअर रेट वगैरह है ना, तो परसेंटेज नहीं लिखना, परसेंटेज नहीं लिखना, डायरेक्टली आप 12 ही लिखो। ठीक है, सब में कहीं पे भी परसेंटेज लिखना ही नहीं, यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, कहीं पे भी परसेंटेज नहीं लिखना, सिर्फ ये 12 है तो 12 ही रहेगा, 13 है तो 13 रहेगा, तो मतलब कि यहाँ पे परसेंटेज को इग्नोर करिए और आंसर निकालिए, यही बेस्ट रहेगा आपके लिए ट्रिक। ठीक है, 28,500 डिवाइड बाई 29,125 इंटू 1 करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 12 प्लस आपके पास में आंसर आएगा 12 प्लस, इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0.9785, या फिर 6 लिख देते। ठीक है, हम 4 डिजिट ले रहे हैं तो 4 डिजिट लास्ट तक लेंगे। ठीक है, ये इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे 12 प्लस आपके पास में, तो ये आ जाएगा 12.9785।
09786, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो कहाँ से आ गया, प्लस 12 करेंगे तो आपके पास में 12.9786, ठीक है, यही आपके पास में आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन ख़त्म। लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। आंसर मैच कर लेते हैं। IRR यहाँ पे आपके पास में आ गया 12.978। इस कैलकुलेशन पे नहीं जाना, इस कैलकुलेशन ये कुछ भी करते रहते हैं, राइट। ये हर क्वेश्चन पे ये कैलकुलेशन अपनी बदल लेते हैं। हम यहाँ पे एक ही स्टेप फॉलो करेंगे जो है हमारे पास में ये 3 स्टेप, सबसे यही स्टेप बेस्ट रहेंगे, हम यही फॉलो करेंगे, आंसर आपका ऑलवेज मैच हो जाएगा। पॉइंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ICA करेक्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा था कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आता है, ये आपको जो है यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा, लेकिन पहले एक क्वेश्चन करवाने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आपको आपको बता रहा होता हूँ, ठीक है, कि आपको यहाँ पे रेट एज्यूम करना है, रेट एज्यूम 10% एंड आपके पास में कौन सा परसेंट लिया है, 12%, ये लेके ही आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, ताकि आप आंसर मैच कर पाए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए जल्दी से, ठीक है। देखिए इन्वेस्टमेंट का खर्चा कितना है, 136, इनफ्लो आपको दे रखा है, इस बार इनफ्लो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हर एक ईयर कोड इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, राइट। ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पर बता रहा था कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम में आपके पास में क्वेश्चन आएगा इस तरीके का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 8, जहाँ पे आपको रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आता है। अब ऐसे वो उस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता कि खुद से रेट एज्यूम करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, देखिए इस टाइप का। लेकिन आ जाए तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है, रेट एजम्पशन कैसे लेने हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। रेट एजम्पशन में आपके ऊपर होता है किस तरीके से एज्यूम करना है, ठीक है, लेकिन मैं रेट एजम्पशन कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा दूंगा, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले फोकस करता हूँ कि ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, राइट। ऊपर का जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया, इसमें मैंने आपको रेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ दे दिया है, ठीक है, और आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए रेयर चांसेस आपको क्वेश्चन दिया है जहाँ पर रेट नहीं गिवन है, तो कैसे रेट एज्यूम करना है वो भी मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पे आइए। ICA ने मान लीजिए IRR का एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जहाँ पर रेट ऐसे गिवन हो गए। देखिए 99%, 99.99% ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जहाँ पर रेट आपको गिवन होंगे, ठीक है। हालांकि 4-5 रेट गिवन होंगे, उसमें से हमें कोई भी 2 लेने होते हैं, हमें देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा फिट है। हम देखते हैं, देखिए कहता है कि कोई कंपनी है प्रपोजेज टू इंस्टॉल मशीन, वो मशीन इंस्टॉल करना चाहती है। कहता है कि कॉस्ट जो है वो कितनी है, कॉस्ट जो है, कैपिटल कॉस्ट जो है वो 3,60,000 है, खर्चा 3,60,000, ओके। लाइफ ऑफ मशीन 5 साल की है, 5 साल लाइफ है मशीन की, ठीक है, 5 साल चलेगी ये मशीन। कहता है सेलवेज एट द एंड जो है, सेलवेज जो है एट द एंड वो नील है, कोई सेलवेज इसमें नहीं मिलनी है। और कहता है मशीन विल प्रोड्यूस नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है, आपके पास में EBIT, और ये नेट लिखा है, इसका मतलब इंटरेस्ट टैक्स वगैरह काट के जोड़ के सब कुछ आपको नेट आपको दे रखा है। और आफ्टर डेप्रिसिएशन, बढ़िया बात है, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद ये कहता है 68,000 पर एनम आपको गिवन है, ठीक है। इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो यही लेके हमें मानना होता है कि यही हमारा कैश इनफ्लो है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 45% टैक्स रेट है, ठीक है, 45% टैक्स रेट है। तो देखिए टैक्स रेट आपको अलग से गिवन है, इसका मतलब है कि ये जो नेट ऑपरेटिंग आपको इनकम दे रहा है आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आएंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है कि आपके पास में आउटफ्लो जो है वो कितना है, आउटफ्लो जो है वो आपके पास में यहाँ पे 3,60,000 है, तो ₹3,60,000
60,000। ठीक है, इसके बाद कहता है 5 साल की लाइफ है। ठीक है, तो इनफ्लो कितने साल तक आएगा सर? 5 साल। ठीक है, तो ईयर कितने हैं? ईयर सर 5 साल है, 5 years। ठीक है, 5 साल है। इसके बाद सेलवेज नील है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको डायरेक्टली आपको कैश फ्लो करके चीज़ें नहीं गिवन है। कैश इनफ्लो करके चीज़ें गिवन होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने डायरेक्टली कैश इनफ्लो नहीं गिवन है। इसने कहा, क्या कहा इसने? इसने कहा नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन। नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब कि ऐसी इनकम जहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको माइनस करके दे रहा है। ये वो इनकम है जहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, और ये वो इनकम कितनी है? 68,000। 68,000 पर एनम, रुपीज़ 68,000 पर एनम। मतलब कि कैश इनफ्लो हमें खुद से निकालना पड़ेगा। अगर कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें याद करिए सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है। ठीक है, वो बेसिकली इसलिए पढ़ा था कि कैश इनफ्लो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मैंने वहीं पे आपको समझा दिया था, कैश इनफ्लो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या था स्टेटमेंट सर? ईबीआईटी से स्टार्ट होता था, जिसे हम यहाँ पे पीबीआईटी कहते थे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बस पीबीआईटी आई में ध्यान रखना, यहाँ पे इस बार डेप्रिसिएशन होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे पीबीडीटी होता है, राइट, आई का डी हो जाता है, वो मैंने आपको समझाया था। इसमें से डेप्रिसिएशन को हम सबसे पहले माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं वो भी समझाया था। ठीक है, शॉर्ट में मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे फुल फॉर्म ही लिखेंगे। डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं, पीबीटी। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दोनों मतलब एक ही है। इसके बाद हम यहाँ पे टैक्स लेते हैं। डेप्रिसिएशन को ऊपर इसलिए माइनस करते हैं ताकि हम टैक्स बेनिफिट ले पाए। फिर टैक्स बेनिफिट लेने के बाद, टैक्स बेनिफिट लेने के बाद हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। इसमें क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो आपको इनफ्लो मिल जाएगा, आपको इनफ्लो मिल जाएगा। ठीक है, इनफ्लो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है? ये स्टेटमेंट तो हमने पूरे का पूरा प्रिपेयर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे चलेगा कि कहाँ पे हमें स्टार्ट करना है, कहाँ से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कहता है आपको इनकम दे रखी है आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब कि डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद। आफ्टर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये गिवन है डायरेक्टली, तो ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देंगे। 68,000 पर एनम है। ठीक है, पर एनम। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है 45% टैक्स है, तो 45% 68,000 इंटू 45% मतलब कि 30,600। ठीक है, ये माइनस कर देंगे, तो 68,000 में से माइनस कर दिया तो ये 37,400 आएगा। इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली गिवन नहीं है तो कैलकुलेशन कर लेंगे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज आपके पास में SLM के बेस पे होता है, मतलब कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। टोटल कॉस्ट कितनी है? 3,60,000, जैसे अकाउंट में करते हैं। अगर सेलवेज है तो इसमें से माइनस हो जाती है, लेकिन सेलवेज नील है। डिवाइड बाई 5 साल, मतलब कि पर ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। 3,60,000 डिवाइड बाई 5 मतलब कि 72,000 पर एनम। ठीक है, पर एनम। ठीक है, तो ये लीजिए 72,000 डेप्रिसिएशन भी मिल गया। ऐड कर देंगे कैश इनफ्लो आपके पास में,
तो यहाँ पे 37,400, तो कैश इनफ्लो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1,09,400। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी मिल गई कि कैश इनफ्लो कितना है। कैश इनफ्लो है आपके पास में 1,09,400 पर एनम है। ठीक है, पर एनम है, मतलब कि ऐसा 5 साल तक मिलता रहेगा। पर एनम 5 साल तक मिलता रहेगा, 1,09,400 1,09,400 ऐसा 5 साल तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे आईआरआर को हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 बताइए। स्टेप 1, दो रेट को एज्यूम करिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको इसी तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको 5-6 रेट दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी दो रेट एज्यूम करने होते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी आप एज्यूम करिए। ठीक है, मान लेते हैं मैं 15% और 17% एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो 15% एंड 17%। मेन चीज़ है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 फुलफिल होना चाहिए कंडीशन, वरना फिर मुझे रेट बदलना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या कहते हैं, एनपीवी निकालिए इन दोनों रेट्स, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा है तो रेट को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ 15% से एनपीवी। ईयर सबसे पहले, ईयर कैश फ्लो पीवी फैक्टर और एनपीवी। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर लिख देंगे, कैश फ्लो पीवी फैक्टर और एनपीवी। तो ये सबसे पहले हम 15% के हिसाब से निकाल लेते हैं, दोनों के हिसाब से निकालना ही। 15% के हिसाब से ईयर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। खर्चा कितना है ईयर ज़ीरो पे, कहता है 3,60,000 पर एनम होगा ना। 3,60,000 यहाँ पे आपको कहता है टोटल खर्चा है। अच्छा, ये तो टोटल खर्चा है 3,60,000। इसमें तो खर्चे में तो कोई पर एनम होता नहीं है, पहली बार खर्चा कर दो काम खत्म। खर्चा है तो यहाँ पे माइनस, और ईयर आपका ज़ीरो पे, पी फैक्टर ऑलवेज 1, तो ये तो 3,60,000 ही रहेगा। अब बात करते हैं इनफ्लो। तो मैं देख रहा हूँ इनफ्लो आपके पास में कितना है, 1,09,400। वो पर एनम सेम ही है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक काम करता हूँ। टोटल कितने साल है, टोटल 5 साल है, तो 1 to 5 इस तरीके से क्यूमुलेटिव ही काम कर देता हूँ, 1 to 5। ठीक है, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे पर ईयर 1,09,400 है। क्यूमुलेटिव पी फैक्टर ले लूँगा, जल्दी से बताइए क्यूमुलेटिव कितना होगा। 1 डिवाइड बाई 1.15 इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर का मिला, इज इक्वल टू सेकेंड, इज इक्वल टू थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, जीटी प्रेस कर दूंगा, आपके पास में आंसर आ जाएगा 3.352 अगेन क्वेश्चन में देख लूँगा, क्वेश्चन में कहीं 2 डिजिट के बारे में कुछ भी कहा है नहीं, डिजिट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो हम 4 डिजिट ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, मैं 4 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1,09,400। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 3,66,726 कर देता हूँ, या फिर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में पूरा ही लिख लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हमें वही लेना पड़ेगा। हमें यहाँ पे 3.3521 नहीं, यहाँ पे 3.35 ही लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में 2 डिजिट गिवन है तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, गिवन है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है 3.35 क्यूमुलेटिव फैक्टर। ठीक है, क्यूमुलेटिव फैक्टर कितने ईयर्स का है, ऊपर कहा है टोटल 5 साल के हिसाब से क्यूमुलेटिव फैक्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में खुद क्यूमुलेटिव फैक्टर दे रहा है, तो सिंपली हमें उसका यूज़ करना है। दूसरा हमने 17% एज्यूम करा है, उसका क्यूमुलेटिव फैक्टर है 3.20। ठीक है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए 1,09,400 इंटू 3.35। क्यूमुलेटिव फैक्टर गिवन है, फिर तो क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे 3,66,490। अगर आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा
490, ठीक है। और वो भी क्या आएगा सर, पॉजिटिव। ओके, दूसरा परसेंटेज हमने एज्यूम किया है कि वो कितना है, दूसरा परसेंटेज एज्यूम किया है वो 17%। ये लीजिए, दूसरा कैलकुलेशन 17% के हिसाब से करेंगे, हमने 17% एज्यूम किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर 0, 3,60,000 का खर्चा है, वो तो सेम ही रहना है। माइनस में दिखाएंगे खर्चा है तो पीवी फैक्टर ऑलवेज 1 रहता है ईयर 0 पे, 3,60,000 माइनस। चलिए, इसके बाद क्यूमुलेटिव लिख दूंगा 1 to 5। अब 1 to 5 ईयर का यहाँ पे आपको जो है इनकम तो आपको पता ही है, इनफ्लो 1,09,400। क्यूमुलेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अगर गिवन है तो वही लेना पड़ेगा, फिर आप जो है डिजिट चेंज नहीं कर सकते, जो यहाँ पे गिवन है उतना ही लेना है, 3.20, ठीक है। वही आपको जो है यहाँ पे लेना होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ आपके पास में आ जाती है 3.20। तो 1,09,400 आपके पास इंटू 3.20, तो ये आंसर आएगा 3,50,080, ठीक है। अगर इसका आंसर निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9,920 माइनस में। तो एक प्लस और एक माइनस आ रहा है, स्टेप नंबर 2 की कंडीशन फुलफिल होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल ना होती तो रेट को अलग से एज्यूम करना पड़ता, लेकिन फुलफिल हो चुका है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला IRR इज इक्वल टू, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, LR इसमें ऐड करेंगे, NPV ऑफ LR, लोअर रेट का NPV, इसके बाद डिवाइड बाय करेंगे NPV ऑफ वही LR, इसमें से माइनस कर देंगे NPV ऑफ HR, हायर रेट, और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है HR माइनस LR, लेकिन परसेंटेज को इग्नोर करना है फॉर्मूलाज में, ठीक है। तो लोअर रेट कितना है हमारा 15, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 लिखेंगे, परसेंटेज को कम्प्लीटली इग्नोर कर दीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 15 यहाँ पे, इसके बाद NPV ऑफ लोअर रेट, NPV ऑफ लोअर रेट, तो लोअर मतलब कि 15 है, उसका NPV 6,490 डिवाइड बाई करना है NPV ऑफ लोअर रेट, वही है 6,490, इसमें से माइनस करेंगे NPV ऑफ हायर रेट, तो हायर रेट का NPV है 9,920, लेकिन माइनस में, तो माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा 9,920, और हायर रेट माइनस लोअर, तो 17 माइनस 15। ओके, तो सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये 15 ऐसे कोई रहने देते हैं, 15 प्लस 6,490 डिवाइड बाई इसका आंसर लीजिए, इसका कितना आ रहा है 6,490 प्लस 9,920 इज इक्वल टू 16,410, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2, ठीक है। ओके, तो जल्दी से आंसर निकालिए, 15 प्लस कितना आ रहा है इसका, तो 6,490 डिवाइड बाई 16,410 इंटू 2, 0.79098, इसमें 15 ऐड करेंगे, 15.7909, ठीक है। ये आपका आंसर। अब सबसे मेन चीज़ अब डिस्कशन करनी है यहाँ पे कि IRR में क्या होता है, पॉइंट में रेट डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम करने से पॉइंट में यहाँ पे आंसर में चेंजेस रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसका आंसर आ रहा है 15.74, हमारा आंसर कितना आ रहा है 15.79। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेट एज्यूम किए होंगे 15% एज्यूम किया है और यहाँ पे 16%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितना एज्यूम करा है 15% और 17%,
ठीक है। तो ये आईआरआर का एक कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आंसर में चेंजेस होते हैं, रेट अलग अलग एज्यूम करने से आंसर चेंज आता है। इसलिए कहीं ना कहीं आईसीआई जो है यहाँ पर रेट आपको ऑलरेडी गिवन रहता है, राइट। क्योंकि देखिए 5 रेट आपको गिवन है, 5 रेट में से कोई भी एज्यूम करेंगे आंसर नियर रहेगा, नियर, ठीक है। 15.74, 15.79 इस तरीके का, ताकि आईसीआई ये क्यों देता है रेट, इसलिए देता है ताकि आपका आंसर जो है सारे स्टूडेंट का ज़्यादा वेरी ना करें, आपको इन्हीं में से कोई यहाँ पे एज्यूम करना है। अब जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आईसीआई देगा जहाँ पे रेट ना गिवन हो, तो कोई भी स्टूडेंट कुछ भी एज्यूम करेगा, ठीक है। और कुछ भी एज्यूम करने से क्या होगा कि आंसर में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, किसी का 10% आ रहा है, किसी का 15 आएगा, किसी का हो सकता है कि 14 आए, ठीक है। तो इस तरीके का वेरिएशन हो सकता है, इसलिए कभी भी ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन रेयर केसेस आई थिंक नहीं पूछता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा जहाँ पे 6-7 आपको रेट दिए जाएंगे, उन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करके चलना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ लिखिए, सबसे पहला पॉइंट कि जैसे जैसे आप रेट को एज्यूम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए उससे आपको जो है यहाँ पे जो एनपीवी आया, ठीक है, वो एनपीवी अगर आपको जो भी रेट आया मान लीजिए नेगेटिव आया, हमारा कंडीशन क्या है सर, हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आना चाहिए। मान लीजिए अगर हमने जो रेट एज्यूम करा उससे एनपीवी नेगेटिव आ गया, तो दूसरा हमें पॉजिटिव चाहिए, तो दूसरा रेट हमें किस तरफ जाके हमें एज्यूम करना चाहिए। तो देखिए इसका यहाँ पे लिख लीजिए, इसके बाद वापस से समझाता हूँ। अगर कोई भी रेट एज्यूम किया, मान लीजिए 5% एज्यूम किया, इसके बाद सबसे पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद मैं एज्यूम समझाता हूँ। इस टाइप का यहाँ पे लिखेंगे आप, एरो करेंगे दोनों बाजू, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे आपके पास में एरो, और लिखेंगे यहाँ पे राइट साइड मतलब कि हायर रेट, ठीक है। जितना हायर रेट तरफ जाएंगे, ठीक है, एनपीवी आपका नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, एनपीवी नेगेटिव होता जाएगा। और जितना आप लोअर की तरफ जाएंगे, ठीक है, उतना एनपीवी पॉजिटिव बनता जाएगा। अब मान लीजिए मैंने ये ऊपर का ही क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 हमने क्या एज्यूम किया, 17% और 15%। मान लीजिए हमने सबसे पहले 17% से कैलकुलेशन किया होता, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एनपीवी माइनस में आएगा 9920। अब मुझे एनपीवी पॉजिटिव चाहिए। अब देखिए मान लीजिए मैंने 17%, मैंने मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 17% सबसे पहले लिया, ठीक है, एनपीवी क्या आया, एनपीवी नेगेटिव आया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बचे कितने, 4 रेट, ठीक है, 18% है, 15% है, 12% और 16% है, 14% है, ठीक है, ये 4 रेट हमारे पास में बचे हैं और भी, ठीक है। अब इन 4 रेट में से कौन सा एज्यूम किया जाए, यही कन्फ्यूजन रहता है। 14 है, 15 है, 16 है और 18% भी है, इनमें से कौन सा एज्यूम किया जाए। तो देखिए ऑलवेज ध्यान रखिए, जिस रेट से आपने एजम्पशन लिया है उस रेट से एनपीवी क्या आया, सबसे पहले उस पर फोकस करिए, माइनस आया या फिर प्लस आया, तो यहाँ पे नेगेटिव आया है। तो आपको ऑलवेज इस रूल को ध्यान रखना है कि जो भी रेट से आपने एनपीवी निकाला है, आंसर पॉजिटिव आया नेगेटिव आया वो देखना है। इस केस में हमारा नेगेटिव आया है, मतलब कि हमें दूसरा एनपीवी क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर चाहिए तो आपको जो है लोअर की तरफ जाना है, मतलब कि 17% से लोअर रेट को एज्यूम करते चलना है, तब आपका एनपीवी पॉजिटिव तरफ जाएगा। मतलब कि 18% कभी भी एज्यूम मत करना,
क्योंकि 18% से कैलकुलेशन करोगे तो वो एनपीवी और ज़्यादा माइनस में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जितना माइनस में आंसर आ रहा है इससे बढ़ जाएगा आंसर, 18% एज्यूम करके देख लो, माइनस बढ़ जाएगा आंसर, इससे भी ज़्यादा माइनस में आंसर में आएगा, ठीक है। क्योंकि राइट साइड जाने से, हायर रेट पे जाने से नेगेटिव आएगा एनपीवी, आपको लोअर रेट पे जाना है। फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन गिवन है, हमने मान लीजिए 15% के हिसाब से किया होता। सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि चलो हम 15% लेते हैं और 15% के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेशन किया, ठीक है। और हमने देखा कि हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब एनपीवी पॉजिटिव आ गया, अब हमें दूसरा एनपीवी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। कंपलसरी हमारा रूल है कि पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारा एक पॉजिटिव आ चुका है, दूसरा नेगेटिव चाहिए। अब हमारे पास में रेट कितने हैं टोटल, ये 3 रेट 16, 17, 18 और ये 14% भी है, ठीक है। टोटल हमारे पास में कितने रेट है, 3 रेट है, ये 14% है, ये आपका 16, 17, 18% है, ठीक है। टोटल 3 रेट है हमारे पास में, तीनों में टोटल 4 रेट है, 4 में से क्या हमें एज्यूम करना चाहिए, ठीक है। टोटल 4 रेट है, 4 में से कौन सा एज्यूम करें। तो देखिए, एज्यूम तो बाद में करेंगे, सबसे पहले रूल पे ध्यान दीजिए कि 15% हमने एज्यूम किया, 15% हमने एज्यूम किया तो क्या चीज़ निकल के आया, पॉजिटिव, ठीक है। एनपीवी क्या निकल के आया, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव निकल के आया एनपीवी। तो एनपीवी अगर पॉजिटिव निकल के आया तो दूसरा हमें नेगेटिव चाहिए। तो सबसे पहले रूल पे आएंगे। सर रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो भी रेट से आपने एज्यूम किया है, यहाँ पे क्या आ रहा है सर, पॉजिटिव। अब अगर नेगेटिव चाहिए तो लेफ़्ट साइड जाओ, सॉरी राइट साइड जाना है, मतलब कि हायर रेट। अगर एनपीवी आपको नेगेटिव चाहिए तो हायर की तरफ जाना है, मतलब कि 15 से ज़्यादा परसेंट एज्यूम करो, बड़ा परसेंट, तो नेगेटिव की तरफ जाओगे। अगर छोटा परसेंटेज और एज्यूम करोगे तो वो क्या चीज़ आती रहेगी, पॉजिटिव आता जाएगा, ठीक है। 14% एज्यूम करोगे तो इससे बड़ा पॉजिटिव अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव अमाउंट चाहिए, नेगेटिव के लिए राइट साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रूल है, जो भी रेट से एज्यूम किया है आपने, मान लीजिए 15% से, आंसर देखो एनपीवी क्या आ रहा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि दूसरा नेगेटिव चाहिएगा, तो नेगेटिव के लिए राइट साइड जाओ। और अगर मान लीजिए कोई रेट से परसेंटेज से आपका एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, अब यहाँ पे दूसरा क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड जाओ, मतलब कि लोअर रेट एज्यूम करते चलो, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ है। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो होमवर्क में दिया, मैंने कहा कि 2%, ठीक है। ये 2% मैं ना भी दूँ तो आपको सिंपली यहाँ पे एज्यूम करने रहते हैं। मान लीजिए आपने पहले 12% से एज्यूम करके क्वेश्चन निकाला, तो 12% से बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपके पास में एनपीवी आएगा क्या, नेगेटिव। अब नेगेटिव एनपीवी आ चुका है, एनपीवी क्या है, यहाँ से मैंने कोई रेट एज्यूम किया, एनपीवी क्या आ गया सर, नेगेटिव, एनपीवी नेगेटिव। मतलब कि दूसरा एनपीवी मुझे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो किस तरफ जाना पड़ेगा, लोअर रेट की तरफ, मतलब कि 12 जो परसेंटेज एज्यूम करें उससे छोटा अमाउंट एज्यूम करना पड़ेगा, 10 है, 9 है, 8 है, इस तरीके से जाना पड़ेगा, तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव बनेगा। जैसे कि यहाँ पे 10% एज्यूम किया तो आपके पास में प्लस में आ गया, ठीक है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, जैसे कि अगर 10% से भी हमारा आंसर माइनस में ही आ रहा है तो और ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा, 9, 8, 4, 5, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। बेसिकली इसमें कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगता है अगर आपका आंसर ना मैच हो। फॉर एग्जांपल 12% से हमारा माइनस आ रहा है, 10% से भी माइनस आता तो और आगे बढ़ना पड़ता, 9, 8, 5, 4, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो ये आपको करते रहना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे आईसीए आपको इतना ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करवाना चाहता, तो यहाँ पे आईसीए क्या करता है, 5-6 रेट दे देता है, जैसा कि एस क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलता है, जहाँ पे इसी में से आपको कोई ना कोई एज्यूम करना होता है और ये रूल याद रखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया इलस्ट्रेशन नंबर 7 जैसा, जहाँ पे रेट आपको गिवन ही नहीं है, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एजम्पशन लेना पड़ेगा, 2 रेट, कौन सा रेट एज्यूम करेंगे। तो देखिए, ये इसमें तो कोई भी यहाँ पे ट्रिक नहीं है, ठीक है। सिंपली एक तरीके से लॉजिक दौड़ा सकते हैं कि हम एक काम करेंगे ऑलवेज, कि 10% से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ऑलवेज 10% से एक कैलकुलेशन कर दो, राइट। उससे आंसर को यहाँ पे देखो कि आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे जैसे आ रहा है, तो हमें दूसरा आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव। एक पॉजिटिव आ गया 10% से, तो दूसरा क्या चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव चाहिए तो राइट साइड बढ़ेंगे, मतलब कि मान लीजिए 10% से पॉजिटिव आ गया,
ठीक है। तो दूसरा क्या चाहिए सर, नेगेटिव। नेगेटिव तो मतलब कि राइट साइड मतलब कि 13%, 15% ऐसा लूँगा। लेकिन ध्यान रहे सर, 10% के आप जो है राइट साइड जाएंगे, कैसे जाएंगे सर, +2 ये और +3% करके, मतलब कि एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि मैं 10% से कैलकुलेशन किया, पॉजिटिव आ गया। दूसरा क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए राइट साइड जाना पड़ेगा, मतलब कि बड़ा रेट। तो मैं डायरेक्ट 100% मान लेता हूँ, तो नेगेटिव ही आंसर आएगा ना। आंसर तो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये गलत है। इसका ट्रायल एंड एरर मेथड ये कहता है कि आपको रेट एज्यूम करा, ठीक है, कैलकुलेशन करिए, आंसर कितना है सर 2280 पॉजिटिव। इसके बाद आपको 1-1%, 2-2%, 3-3% के आगे बढ़ना है, मतलब कि 3% और आगे बढ़िए, 13%। फिर देखिए क्या पॉजिटिव आ रहा है, अभी आगे बढ़िए 15%, क्या अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, आगे बढ़िए। ठीक है, इस तरीके से आपको 3-3 रेट के हिसाब से ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, इतना ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 3-3% आगे बढ़ना है। 3% आपको यहाँ पे इस तरफ और 3% इस तरफ जैसे लेके आपको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिया जाता, इसलिए क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको जो है रेट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होते, इस तरीके से ही हम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके पास में प्रैक्टिकल में, वहाँ पे भी दिखा दूँ। बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता है कि व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अगर आपके पास में 10% एज्यूम किया जाए, अगर आपके पास में 10% एज्यूम किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 10% से एज्यूम किया जाए, तो रेट ऑफ रिटर्न आपको पूछा जाएगा। इसके बाद 15% से कैलकुलेशन करवाएगा, तो हो गया ना 2 रेट। ये आप देख लीजिएगा, इसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, उससे फिर IRR पूछेगा, IRR। ठीक है, तो सिंपली इसके ही NPV आपको निकाल के यूज़ करने होते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। इन शॉर्ट ICI किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे आपकी ज़्यादा दिमाग की यूज़ ना हो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास में सॉल्यूशन हो, इस टाइप का। अब यहाँ पे आ जाइए IRR के बाद MIRR मेथड। ठीक है, MIRR मेथड पे आ जाइए। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लूँ और कोई चीज़। चलिए, बाकी के जो थियोरिकल पॉइंट है वो बाद में मैं कवर करूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। अब MIRR मेथड पे आ जाइए। MIRR मेथड और कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। MIRR मेथड में कुछ भी नहीं होता। तो MIRR मेथड यहाँ पे ये पॉइंट को जो है शिफ्ट कर दीजिए इस तरफ। एक मिनट, यहाँ पे ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ये लीजिए, इस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया इस चीज़ को, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट का यहाँ पे बॉक्स कर दिया हमने। ठीक है, MIRR मेथड फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेसिकली इसमें क्या होता है कि छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना होता है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे अगर आप देखें, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। फॉर्मूला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। रूट यहाँ पे आएगा, और रूट जैसे ही आता है हमें याद आना चाहिए, रूट को सॉल्व करने के लिए हमने 5 स्टेप लिखवाए थे, जिस पे सेपरेट वीडियो आपको वैसे भी प्लेलिस्ट में ऐडेड है। प्लेलिस्ट में आप जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, वो बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, रूट और एन। इसे सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, 5 स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है डिवाइड बाय
इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंस, ठीक है। और इसमें आपको लास्ट में इसे सॉल्व करने के बाद -1 कर देना है, ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। लेकिन टोटल रिटर्न निकालने का एक चीज़ होता है, वो जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल रिटर्न कैसे निकलता है? टोटल रिटर्न के लिए एक रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, जिसे क्वेश्चन के साथ मैं समझाऊँ तो क्वेश्चन आपके पास में है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्वेश्चन आपके सामने है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 को अगर आप देखें तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं। इसी के साथ मैं समझाऊंगा। यहाँ पे जगह जो है थोड़ी सी छोड़नी होगी। यहाँ पे 2 पॉइंट मुझे लिखवाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी जगह ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कहता है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 कि आपके पास में इन्वेस्टमेंट है 1,36,000, मतलब कि खर्चा, आउटफ्लो। इसके बाद कैश इनफ्लो, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। टैक्स को माइनस किया लेकिन डेप्रिसिएशन के बिफोर ये आपको प्रॉफिट दे रहा है। कहता है MIRR जो है वो 8% है, ठीक है। MIRR आपको निकालना है कंसिडरिंग 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि मैंने कहा, रिटर्न का रेट आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होता है, वो आपका है 8%। तो MIRR के लिए रेट ऑलवेज गिवन होगा क्वेश्चन में, वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि MIRR में क्या करना चाहता है। MIRR कहता है कि जो आपके पास में जो प्रॉफिट है, इनफ्लो है आफ्टर टैक्स, ठीक है, टैक्स को काटने के बाद जो इनफ्लो रहता है, इनफ्लो आपके पास में जो रियल इनफ्लो, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह नॉन कैश है, नॉन कैश को इग्नोर करके चलेंगे। जो आपके पास में रियल कैश आपके पास में रहता है, उस कैश को री इन्वेस्टमेंट करना है और उससे हिसाब से इन्वेस्टमेंट कमाना है। और री इन्वेस्टमेंट रेट आपको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि यहाँ पे है 8%, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपली इनफ्लो को लिखना है और इनफ्लो को री इन्वेस्ट करना है एट द रेट 8%, क्वेश्चन में गिवन है इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। यहाँ पे देखिए कैश फ्लो लिख दीजिए, कॉपी पेस्ट करना होता है। तो ईयर लिखूँ मैं, ईयर 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 ईयर है। कैश फ्लो लिख दीजिए, बेसिकली कैश इनफ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं कैश इनफ्लो, ठीक है। कितना है? 30,000, 40,000, 60,000, 30,000 और 20,000, टोटल मिला के 1,80,000 हो जाता है। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे सिंपली री इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं। री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर, ठीक है। जैसे PV फैक्टर होता है वैसा ही एक फैक्टर होता है री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर। री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर आपको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे है 8%। इससे क्या करना, देखिए MIRR मेथड में री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर आपको कैलकुलेट करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी मेथड के लिए है। बाकी सब में PV फैक्टर होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, IRR हो गया, उसमें PV फैक्टर होता है। PV फैक्टर निकालना आपको पता है, 1/1+R। लेकिन री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर कैसे निकलता है? री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर कैसे निकलता है? री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर, देखिए यहाँ पे टोटल रिटर्न निकालना है। टोटल रिटर्न कैसे निकलता है वो निकालिए। टोटल रिटर्न निकलेगा, आपको सिंपली क्या करना है, जितना भी इनफ्लो है इनटू कर देना है री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है रेट फैक्टर, राइट। अब री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर कैसे निकलेगा? री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर कैसे निकलेगा? रेट फैक्टर निकलेगा इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा देखिए,
ट्रिक को समझिएगा। ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि आपको क्या करना है, जो भी रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे 8% है, आपको क्या करना है 1 प्लस रेट कर देना है। आपको क्या करना है 1 प्लस रेट, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो आपको ले लेना है। ठीक है, 1 प्लस रेट कर दिया आपने तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करना है देखिएगा। स्टार्ट करना होगा इसको, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझो। स्टार्ट करना होगा यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूँ। स्टेप 1 करना है, लास्ट ईयर पे चला जाना है। कहाँ पे चला जाना है, लास्ट ईयर। जैसे कि इस क्वेश्चन में कितने साल है टोटल, लास्ट ईयर कितना है, टोटल 5 साल है, लास्ट ईयर है 5। ठीक है, तो पहले वहाँ पे चले जाइए 5th ईयर में। ठीक है, अपने फॉर्मेट बनाया होगा, फॉर्मेट में लास्ट ईयर पे चले जाइए। लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चन में लास्ट ईयर कौन सा है, 5th ईयर। वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे लिख देंगे, वहाँ पे लिख देंगे री इन्वेस्टमेंट रेट, री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर की जगह, रेट फैक्टर की जगह 1। ऑलवेज ऑलवेज आपके पास में 1 पुट कर देंगे। सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में 1 पुट करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2, 1 प्लस आर करते जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस आर करते जाएंगे, 1 प्लस आर करेंगे लास्ट सेकेंड ईयर के लिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करते जाएंगे, ये 1 प्लस आर आया। ठीक है, उसमें प्लस आर करते जाएंगे फॉर लास्ट थर्ड ईयर। इस तरीके से आपको आगे बढ़ाना है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करवाऊंगा अभी समझ आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, 8% है, सबसे पहले लास्ट ईयर में जाइए। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, लास्ट ईयर में जाइए, वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, लास्ट ईयर में री इन्वेस्टमेंट की फैक्टर की कॉलम में 1 पुट कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 अब क्या करिए, लास्ट सेकेंड ईयर से आपको 1 प्लस आर प्लस आर प्लस आर कैसे करते जाना है फॉर दी फर्स्ट ईयर तक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 प्लस आर करिए, 1 प्लस आर, आर कितना है 8%। ठीक है, तो कैलकुलेटर में 1 प्लस 8%, तो ये आपके पास में आएगा 1.08। ठीक है, अब इन्हीं में इसी में 1.08 में आपको 8% ऐड करते जाना है। ठीक है, फिर ऊपर वापस से 8% ऐड करते जाना है। ऐसा है, प्लस 8% करूँगा, 1.08 प्लस 8%, तो यहाँ पे आएगा 1.1664। ठीक है, इसमें ही आपको 8% ऐड करते चलना है, 664 प्लस 8%, तो प्लस 8% मतलब कि ये आएगा 1.2597। ठीक है, 2597। इसमें ही आपको वापस से 8%, जब तक चलता रहे वहाँ तक चलाना है, ईयर 1 ना आ जाए तब तक। ठीक है, प्लस 8%, सिंपल है, प्लस 8% करना है, तो 1.3605। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। सिंपली अब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, ओके, ये लीजिए मैंने सही से लिख दिया है। यहाँ पे वापस से थोड़ी जगह नहीं थी, तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न निकालना है, मल्टीप्लाई कैश फ्लो इनटू री इन्वेस्टमेंट रेट। मैंने बताया रिटर्न कैसे निकलता है, इनफ्लो इनटू आपको करना है री इन्वेस्टमेंट रेट, इसका टोटल ले लेना है, राइट, टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है सर, इसका मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा वही हमारा क्या है, रिटर्न। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं 30,000 इंटू 1.3605, तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 40815। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 40,000 इंटू 1.2597,
तो आंसर आएगा 50388। ठीक, इसके बाद 60,000 इंटू 1.1664। ठीक है, तो ये आ जाएगा 69,984। ठीक है, इसके बाद 30,000 इंटू 1.08, तो ये आ जाएगा 32,400 और 20,000। ठीक, 20,000 इंटू 1, तो यहाँ पे 2,13,587। ये आंसर आएगा। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूलाज में। फॉर्मूला बताइए, MIRR इज इक्वल टू, फॉर्मूला सिंपली याद होना चाहिए, एन रूट में रिटर्न लिखना है, रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस, और ये सॉल्व करने के बाद -1। एन कितना है, टोटल 5 साल है तो 5 है एन। रिटर्न है 2,13,800, 2,13,587। 2,13,587 डिवाइड बाय एक्सपेंस कितना था, 136,000, 1,36,000। इसे सॉल्व करेंगे और -1 करेंगे, रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे 2,13,587 डिवाइड बाई 136,000, तो ये आ रहा है 1.57049। अब यहाँ पे इसका रूट करना है। रूट हमें पता ही है, 5 स्टेप मैंने लिखवाए थे, जल्दी से आप करेंगे, उस स्टेप को निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी लिखवाया है, डिविडेंड डिसीजन में भी लिखा है, हर जगह लिखवाया है, और मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया है। तो सॉल्यूशन करेंगे, 12 टाइम रूट का बटन प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद -1 डिवाइड बाई पावर, पावर मतलब कि जो n होता है, यहाँ पे 5 है तो डिवाइड बाई 5, +1 करेंगे, और इंटू इक्वल टू कितने पाए, कितने टाइम, 12 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये चीज़ मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करके प्लेलिस्ट में ऐड करके फिर बोल रहा हूँ कि मैंने आपको लिखवाई, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। वो चीज़ मैं आपको 10 बार पढ़ा चुका हूँ। 1.094। ठीक है, इस तरीके का आंसर आ रहा है। इसके बाद -1 करना है इसमें से, तो ये कुछ आ जाएगा आंसर 0.094। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 9% आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये लीजिए आपके पास में आंसर, चेक कर लीजिए इसका आंसर क्या यही आ रहा है। यस, 9%। अब देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले क्लेरिफिकेशन दे दूँ। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में, आप सिर्फ और सिर्फ इतना करके आएंगे, इतना यहाँ तक, तो भी चलेगा, क्योंकि इस ये निकालने का तरीका जो है ICM मॉड्यूल में नहीं गिवन है, राइट। लेकिन इतना करके भी आते हैं तो पूरे नंबर मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें मेथड पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड पेपर करने के लिए MCQ में ऐसा पूछ लिया जाए। अब MCQ में तो 9% गिवन होगा, तो वो निकालना आता है तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। और 12 आपके पास में सॉरी, ये जो 5 स्टेप है रूट को सोल्व करने के, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो 9% आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा है MIRR मेथड, ये मेथड भी ख़त्म हो जाता है। अब छोटा सा टॉपिक हमारा बाकी है, पे बैक पीरियड। छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं स्पेशल केस के साथ ही समझाऊंगा। ठीक है, वो समझेंगे और स्पेशल केस के क्वेश्चन करेंगे। अल्टीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट, आपका डिसीजन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे स्पेशल केस करवाना है और आपके पास में चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा।